नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और खबर आजकल में आपको हम 5 खबरें दिखाएंगे। 5 खबरों में 2 खबरें उत्तराखंड की, राज्य की हमारी, और 3 खबरें हम दिखाएंगे स्थानीय कोटद्वार की। सबसे पहले हम आपको खबर दिखाएंगे गैरसैंण की। तो गैरसैंण की खबर हम आपको क्यों दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य के लिए कितने ही लोगों ने बलिदान दिया, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, तब जाके हमें उत्तराखंड राज्य मिला। और सबको उम्मीद थी कि उत्तराखंड जब बनेगा तो पहाड़ों में खुशहाली आएगी, पहाड़ में रोजगार होंगे, पहाड़ के लोगों को उनकी जल जंगल ज़मीन में हक मिलेगा, और पहाड़ी जो ये ज़िले हैं हमारे, ख़ास तौर पर गढ़वाल और कुमाऊं के, इनको यहाँ पर रहने वाले निवासियों को उनके हक मिलेंगे। लेकिन दरअसल आज की तारीख में स्थिति क्या है कि हम जब भी कोई अपना डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं तो हमको मिलता है एक अस्थाई निवास। और अस्थाई निवास जो मिलता है वो उन सभी लोगों को मिल जाता है जो 1985 के बाद से ये साबित कर दें कि वो 1985 के बाद से उत्तराखंड के उन तमाम जिलों में, उन जगहों में रह रहे हैं जहाँ पर उत्तराखंड की सीमा है। और यही बहुत बड़ा एक मसला है। राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में इस बात का साफ जिक्र है कि पूरे देश में मूल निवास का जो नियम है, ये माना जाएगा कि जो भी निवासी किसी राज्य में 1950 से रह रहे हैं उनको मूल निवासी माना जाएगा। बहुत साल पहले, 10-20 साल पहले अगर आपने सर्टिफिकेट बनाया होगा तो उत्तराखंड में भी मूल निवास देने की एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनता था। आज के दौर में क्या है कि आज के दौर में अस्थाई निवास आपको दिया जाता है, और इस अस्थाई निवास का क्राइटेरिया ये है कि 85 के बाद जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं वो सब उत्तराखंड के निवासी हैं। तो कहने का साफ मतलब ये है कि उत्तराखंड मांगा गया था उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों के लिए, और 1950 से जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको ही उत्तराखंड का निवासी माना जाना चाहिए, मतलब उनको मूल निवास दिया जाना चाहिए। आज के दौर में क्या है कि बहुत सारे पहाड़ की जो मतलब सुविधाएं पहाड़ के लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो लोग 1950 के बाद से कोटद्वार में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं, मतलब चाहे वो गढ़वाली है, कुमाऊनी है, पंजाबी हैं, वैश्य है, बनिया है, किसी भी जाति के लोग जो 1950 से कोटद्वार या उत्तराखंड में रह रहे हैं वो उत्तराखंड के मूल निवासी माने जाने चाहिए। अब आज की तारीख में हो क्या रहा है, जो आंदोलनकारी आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो सटी हुए हमारे क्षेत्र हैं, चाहे उधम सिंह नगर हो, रुड़की हो, लंडोरा हो, लक्सर हो, काशीपुर हो, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से 1985 के बाद 1985 से अपने आप को उत्तराखंड का निवासी साबित कर रहे हैं, और बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी ऐसी सुविधाओं का लाभ वो लोग ले रहे हैं जो लोग वाकई में जिनकी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश में हुई है, कहीं अन्य हुई, और उन्होंने ये अपने दस्तावेज बना लिए हैं कि वो उत्तराखंड में 1985 से रह रहे हैं। तो इसीलिए मूल निवास की बात की जा रही है, ताकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनके हितों को सुरक्षा प्रदान की जाए, नौकरियां हों या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें मूल निवासियों को फ़ायदा मिलना चाहिए। आज के दौर में ऐसा नहीं हो रहा है। भले ही कोई भी इस चीज़ को ठीक से समझना नहीं चाहता, लेकिन हिमाचल में जिस तरह का भू कानून है उस तरह का भू कानून उत्तराखंड में नहीं है। इस मूल निवास भू कानून आंदोलन को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो उसके लिए आपको 10 साल बाद के उत्तराखंड को देखना होगा। आप सोचिए आज के 10 साल बाद उत्तराखंड में क्या होगा, और उन पहाड़ी जिलों का, उन पहाड़ी क्षेत्रों का क्या होगा। धीरे धीरे पलायन करते करते नौकरी की तलाश में सारे लोग पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की आ रहे हैं, और आ रहे हैं कुछ लोग कोटद्वार, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, रुद्रपुर, इन जगहों में आ रहे हैं। यहाँ से फिर वो पढ़ाई करके नौकरी के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो फिर जिस अवधारणा के तहत उत्तराखंड को मांगा गया था, तो आप खुद सोचिए कि 10 साल बाद क्या होगा इन पहाड़ों का। मतलब पहाड़ के लोग पहाड़ छोड़ के मैदान चले जाएंगे, और पहाड़ों की जो आबो हवा है, वहाँ की खूबसूरती है, वहाँ पर जो भी संसाधन है उनको कैश कराने के लिए प्लेन्स के लोग पहाड़ों में आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा भी सोचेंगे गंभीरता से तो वास्तव में मूल निवास भू कानून एक ऐसी ज़रूरत है जिससे पहाड़ियों का हित सुरक्षित होगा, क्योंकि उत्तराखंड बनाने के लिए पहाड़ के लोगों ने ही आंदोलन किया, पहाड़ की महिलाओं ने ही इसके लिए सब कुछ सहा, लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहादत दी, बहुत सारे उनके साथ अत्याचार हुए। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद राजधानी बन गई देहरादून, और उत्तराखंड के जो पहाड़ी ज़िले थे, जो उत्तर प्रदेश के समय गढ़वाल और कुमाऊं की कमिश्नरियाँ हुआ करती थी, गढ़वाल कुमाऊं के लिए अलग से बजट आता था, और गढ़वाल कुमाऊं में शायद मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति उस समय थी जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। अब ऐसा नहीं है। अब चाहे आप उधम सिंह नगर रहते हैं, चाहे आप रुड़की रहते हैं, लंढोरा रहते हैं, लक्सर रहते हैं, झबरेड़ा रहते हैं, काशीपुर रहते हैं, रुद्रपुर रहते हैं, खटीमा रहते हैं, तो आप उत्तराखंड के निवासी हैं। तो जो लोग आंदोलन करके इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने इतने अत्याचार सहे, फिर उससे
तो चलिए फिर हमने आपको कहा था कि हम आपको दिखाएंगे टॉप 5। तो आखिर में हम आपको कोटद्वार में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां, कौन से दावेदार आगे चल रहे हैं, कौन से दावेदार पीछे चल रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर सरकार आखिर इतने बैकफुट पर क्यों है, इस खबर को सबसे आखिर में दिखाएंगे हम। लेकिन अब बात करते हैं खबर जो आपके हितों से जुड़ी हुई है और ये मूल निवास भू कानून से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन इस खबर को हम स्कूली शिक्षा से जोड़कर आपको बताएंगे। दरअसल हमारी तरह हम भी यही सोचते थे कि ये मूल निवास भू कानून क्या मुद्दा है, ये कुछ नहीं है, हमारे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, टाई पहन के स्कूल जाते हैं और हमें मूल निवास भू कानून की अब क्या ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों ने तो फिर कोर्स करने देहरादून, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलोर जाना है, जॉब करने के लिए भी बच्चों ने दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, फरीदाबाद जाना है, विदेश भी जाना है, तो फिर मूल निवास भू कानून की ज़रूरत क्या है। तो गिने चुने ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छी परसेंटेज लाके जॉब पे लग जाते हैं। बहुत सारे कोटद्वार में ऐसे संगठन हैं और मैं आज खास तौर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चुनाव के समय आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लिए रैली निकाल लें, उनके लिए आप बिल्कुल चंदा भी दे दें, उनके लिए आप जी जान से लग जाएं, लेकिन कम से कम कोटद्वार में पहाड़ों से हजारों लोग आकर बसे इस उम्मीद में कि कोटद्वार में उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और उनके बच्चों को अच्छा जॉब मिलेगा। ज़्यादातर सर्विस क्लास लोग यहाँ पर हैं जिनके पति बहुत, मतलब हस्बैंड फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में, अलग अलग जॉब में है, कोई टीचर है, कुछ है, तो उनको मूल निवास भू कानून बड़ा एक बेफिजूल का मुद्दा लगता होगा शायद, क्योंकि इसको इतना समर्थन मिला नहीं है। स्थानीय तौर पर कुछ जागरूक लोगों ने ही इसको समर्थन दिया है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दी। तो मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हम लोग कोटद्वार भावन में रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि कैसे कोटद्वार भावन में उस तरह की सुविधाएं हों, कुछ इस तरह की मतलब पढ़ाई हो, इस तरह के इंस्टीट्यूशन हो कि हमारे बच्चों को कम से कम कोर्स करने के लिए बाहर न जाना पड़े। तो आपको मैं एक जानकारी शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खबर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे देश में 7 लाख से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, ये बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं। तो आपको इस ओर ध्यान देना है, चाहे आपके नाती पढ़ते हों, आपके बच्चे पढ़ते हों, चुनाव के समय जरूर आप सक्रिय रहिए, जिस भी विचारधारा, जिस भी पार्टी, जिस भी नेता को आप समर्थन करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान दीजिए कि आपका जो बच्चा है, आपकी जो पीढ़ी है, वही कोटद्वार का भी भविष्य है, वही आपके भी खुशहाली का भविष्य है। तो मैं जो कह रहा था कि 7 लाख से ज़्यादा बच्चे 90% से ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं हिंदुस्तान में, तो कितना कंपटीशन है आप समझते होंगे। IIT में 5000 सीटें हैं, मात्र 7 लाख बच्चे जो है 90% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो आपका बच्चा या आपके घर का जो छोटा बच्चा है, जिस स्कूल में भी पढ़ता है, क्या वो वाकई इस योग्य है? क्या कोटद्वार भाबर की स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई होती है कि वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आज के इस कंपटीशन वाले दौर में मतलब सामना कर सकें, सरवाइव कर सकें? ये सवाल मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि कोटद्वार में लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, पहाड़ को लेकर, रीति रिवाज को लेकर, पहाड़ की संस्कृति को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। ज़्यादातर लोग, चाहे वो पूर्व सैनिक हों, चाहे कोई भी संगठन हो, महिला कीर्तन मंडलियाँ हों, उनको इस बात में बिल्कुल गंभीरता से कभी सोचते हुए देखा नहीं गया कि उनको पूरा फोकस अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने में और अपने उत्तराखंड, अपने पहाड़ की संस्कृति को बचाए रखने में रखना चाहिए, न कि इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिनसे आपके बच्चों के भविष्य का कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका जो बच्चा है वो कोटद्वार के विकास में भागीदार तभी बनेगा जब उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे और आज के कंपटीशन के दौर में वो सर्वाइव कर पाएगा। तो स्कूलों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह की फीसें कोटद्वार के स्कूलों में ली जाती हैं, तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा परसेंटेज 7 लाख से ज़्यादा बच्चे लाते हैं, तो स्कूलों को पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए और अन्य एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेन उद्देश्य अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का यही होता है कि बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आज के प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह की जॉब की डिमांड है, जिस तरह की कंपटीशन है, उसमें बच्चा सर्वाइव कर सके। तो ये खबर आपकी जागरूकता के लिए, उम्मीद है आप इस ओर ध्यान देंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की जो सुनवाई है, यानी अंकिता भंडारी की हत्या के बाद कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हो रही है। हम लगातार इसको आपको दिखा रहे हैं शुरुआत से आखिरी तक। ज़्यादातर इस केस की सुनवाई शुक्रवार को ही होती है। आज कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई हुई, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें पता नहीं क्या होगा। जिस तरह की कंट्रोवर्सी इसमें शुरू से होती रही, मतलब कोर्ट के बाहर बहुत सारे वीडियो हमने भी दिखाए, बहुत सारी
चीज़ें ऐसी थी जिनको लेकर लोगों को संदेह है। और चूंकि काफ़ी लंबा समय हो गया इस केस को कोटद्वार में, तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आपको ये जानकारी शेयर कर दूं कि कोटद्वार कोर्ट में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई आज हो रही है। और चूंकि राजेंद्र सिंह खोलिया जो हैं वो इस पूरे केस के जाँच अधिकारी हैं, ऋषिकेश थाने में थे, वो लक्ष्मण झूला थाने में, तो वो अब कोर्ट को बता चुके हैं कि सिलसिलेवार तरीके से कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ, क्योंकि कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी समय लगता है। तो उनकी जो गवाही थी एक तरफा तो पूरी हो गई, और अब आज डिफेंस के वकील जो हैं अनुज पुंडीर उनसे बहस करेंगे। यानी कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इन तीनों आरोपियों पर, वो उनके साथ ये जिरह करेंगे कि आपने ये कैसे लिख दिया, आपने ये कैसे कह दिया। तो कुल मिला के अंकिता भंडारी केस में नवंबर आखिर तक फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैर जरूरी जो गवाह थे जिनसे केस को बहुत लंबा खिंच रहा था, तो उनको कम कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट की भी गवाही होनी थी, बतौर गवाह उनको भी पेश किया जाना था। उसको लेकर थोड़ा सा मैंने बातचीत की जरूर है, तो अभी इस बात को लेकर साफ साफ हम कह नहीं सकते कि क्या यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। नवंबर आखिर तक फैसला इसमें आ जाएगा। और हमने जिस तरह इस केस को स्टडी किया है, जितनी बातचीत की है, बहुत गहराई से हमने इस केस को करीब से स्टडी किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अंकिता भंडारी को कोटद्वार की न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसमें दो गवाह, एक तो रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक हैं, क्या उनको बुलाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई चल रही तो लगभग ये समाप्ति की ओर है। मैं आपको कोर्ट की कार्रवाई का बता दूं कि अब तक जो भी गवाह थे उनके बयान हो चुके हैं। जो गैर जरूरी गवाह थे उनको हटा दिया गया है, और अब जो डिफेंस के वकील हैं उस जांच अधिकारी के साथ बहस करेंगे। 1-2 तारीखें इसमें लगेंगी। उसके बाद डिफेंस चाहे तो अपने कुछ गवाह पेश कर सकता है। अब आप इसको इस तरह समझिए कि डिफेंस यानी आरोपियों के वकील चाहे तो कुछ ऐसे गवाहों को पेश कर देंगे जो चार्जशीट में जिस तरह आरोप लगाए गए, तो वो साबित करने की कोशिश करेंगे, नहीं ये गवाह वहाँ पर था, ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में तीनों आरोपियों अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य को आरोपी बनाया गया है हत्या का। तो अब डिफेंस के वकील हो सकता है कुछ गवाह लाएं या ना लाएं, वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई जो घटनाक्रम हुआ उसमें ये गवाह है। एडिट करना पड़ता ना, वो स्टार्ट हो गया कैमरा को। तो अंकिता भंडारी केस में दो गवाहों की जो अहम गवाही थी जिस पर हमारी नज़र थी, एक तो रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है, इसके अलावा 91 नंबर का एक गवाह था जो घटनाक्रम से एक दिन पहले शाम को रिजॉर्ट में ठहरा था। वो काले रंग की एक गाड़ी में आया था, उसके पास सूटकेस भी था, तो संभवतः उसकी भी गवाही नहीं हो रही है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं अंकिता भंडारी केस में जो फैसला है नवंबर आखिर तक आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिसको कोर्ट को देखना है। और निश्चित तौर पर अब तीन जो आरोपी हैं वो भी अपने कुछ गवाह पेश कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो डिफेंस के वकील हैं वो कुछ ऐसे गवाहों को ला सकते हैं जो चार्जशीट में आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं उसको गलत साबित कर सके। अब वो कितने गवाह होंगे नहीं भी होंगे इसको लेकर कह नहीं सकते। अंकिता भंडारी केस में रेणु बिष्ट की गवाही होगी या नहीं इसको लेकर हम कह नहीं सकते, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें फैसला नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। एडीजे रीना नेगी की अदालत में केस चल रहा है, और इसमें सबसे आखिरी जो काम होना है उसमें जो तीनों आरोपी हैं उनके भी बयान होने हैं। यानी कि अब चार्जशीट में तो तीनों को आरोपी बनाया गया है हत्या के केस का, तो उनको भी मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रख सकें। तो ये मान के चलिए आप नवंबर लास्ट या दिसंबर तक इसमें फैसला आ सकता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, तो हम भी ये मानते हैं कि जिस तरह से कोटद्वार न्यायालय में गवाहियाँ हुई हैं, जिस तरह होटल के कर्मचारियों ने अपने बयान दिए हैं, जिस तरह फोरेंसिक जाँच है, जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट है, जिस तरह के CCTV फुटेज है, तो चार्जशीट तीनों आरोपियों को आरोपी सिद्ध करने में मदद करेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो ऐसी हैं जिसको लेकर अंकिता भंडारी के माता पिता पत्रकार आशुतोष नेगी बहुत सारे जो आरोप लगा रहे थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा और फैसला अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में मदद देगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। चलिए बढ़ते हैं अब कोटद्वार की स्थानीय खबरों की ओर। वैसे हमारा मेन फोकस आज कोटद्वार निकाय चुनाव की जो स्थिति है, अगर मतलब अक्टूबर लास्ट तक ही चुनाव हो जाते हैं तो कोटद्वार में क्या स्थिति है उसको लेकर खबर दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एक खबर जो हमने परसों आपको दिखाई थी, कोटद्वार भाबर के खूनीबढ़ में एक मकान में जो एक विवादास्पद चीज़ बनाई जा रही थी उसको लेकर हमने खबर दिखाई थी, वो तो आपकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई थी। दरअसल ये बड़ा संवेदनशील मामला है और हम तो ये मान के चलते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, पहाड़ी हैं और आखिर में हम कोटद्वार भाबर के निवासी हैं और कोटद्वार भाबर के हित में जो भी अच्छा होगा वो खबर हम आपको सच्चाई के साथ दिखाएंगे। क्योंकि वैसे भी कोटद्वार से कुछ अच्छी खबरें आपको कभी सुनाई देती नहीं होंगी। एक अच्छी खबर जरूर आई है कि कड़वासरम मवाकोट संपर्क मार्ग जो है उसमें टाइल बिछाने का जो काम है वो समाप्त हो गया है।
अब इस खबर को आप बहुत तरह पॉजिटिव भी ले सकते हैं। कड़वाश्रम मोहकोट संपर्क जो मार्ग है उसमें इंटरलॉकिंग टाइल बिछाई जा रही थी और ये बरसात के समय शुरू हुआ काम, फिलहाल ये काम अब समाप्त हो गया। बाकी मालनपुर कंडी मार्ग की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो खूनीबढ़ में जो मकान बन रहा था जिसका वीडियो हमने परसों आपको दिखाया, तो हमारा तो ये मानना है कि हम खबर बिल्कुल साफ दिखाते हैं और खबर जो देखने वाले का नज़रिया होता है वो किसी तरह से पॉलिटिकल भी हो सकता है। जैसा मैंने परसों आपको खबर में कहा था कि जो पार्षद है पदमपुर मोटरहाट के सौरभ नोडियाल, जिनको लेकर एलिगेशन लगाया है हसीना बेगम ने, तो उनको मैंने 5-6 बार कॉल किया था, तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। तो मुझे कल मालूम चला कि उनका फ़ोन टूटा हुआ है, मतलब उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो शायद इसलिए उन्होंने फ़ोन को पिक नहीं किया। तो एक और किसी पत्रकार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो कुल मिला के मामला वही है जैसा हम आपको परसों भी कह रहे थे, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब राजनीतिक लोग किसी भी मामले से जुड़े होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, तो 100% वो सच नहीं बोलते, कोई भी हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये खबर जो हमने आपको परसों दिखाई थी, इस खबर को यहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि खबर के अंदर की खबर दिखाने से कुछ भी लाभ नहीं है और कोटद्वार भाबर का, कोटद्वार के विकास के मुद्दों का इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये मामला समाप्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए फिर बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। अब आपको बताते हैं खबर निकाय चुनाव की। अगर जिस तरह से सरकार की ओर से सूचना आई है हाई कोर्ट में, तो फिर क्या कुछ हो सकता है, दिखाते हैं आपको निकाय चुनाव की खबर, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है। तो कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो सक्रिय हैं, कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो मान के बैठे हैं उनको ही टिकट मिलेगा, और कौन ऐसे उम्मीदवार हैं जो समीकरण पे डिपेंड करेंगे, किसकी स्थिति कितनी मजबूत, ये हम आपको दिखाते हैं। फिर निकाय चुनाव कोटद्वार में होंगे अगर, तो फिर क्या होगा दिखाते हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूं तो जुलाई में भी चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था कि 1 जुलाई लास्ट तक वो चुनाव करा देंगे। जिस तरह से 2 सीटें हारी है, उसके बाद से कुछ राजनीतिक हलचल भी है। बहुत सारे सीनियर नेताओं, पार्टी के अंदर के ही नेताओं, उनकी कुछ कुछ खबरें छन छन के सोशल मीडिया में आती रहती हैं। तो फिलहाल अब उत्तराखंड की सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया हुआ है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे। हालांकि इसको लेकर भी अब बहुत तरह की खबरें आ रही है, मतलब चुनाव लड़ने वाले हों या राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हों, उनको इस बात की कोई मतलब पुख्ता उम्मीद नहीं है कि 25 अक्टूबर तक ही चुनाव होंगे। लेकिन कोटद्वार में स्थिति क्या है, कोटद्वार की स्थिति आपको बताते हैं। कोटद्वार में राजनीति लोगों का पसंदीदा विषय है। कोटद्वार में भले काम कुछ भी ना हो रहा हो, लेकिन राजनीति होती रहती है, फिर चाहे वो खूनीबढ़ के मकान का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो। हमारे मानना है कि कोटद्वार में निकाय चुनाव में जो मोटर नगर का जो एक गड्ढा है, करोड़ों रुपए की जो भूमि बर्बाद हो रही है, और जिस तरह की पार्किंग की समस्या कोटद्वार में, तो निकाय चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। शुरुआत में हमने टॉप 10 में आपको बताया था कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मेयर के प्रत्याशी हो सकते हैं। आज भी स्थिति लगभग वही है। बात करेंगे शुरुआत बीजेपी से, क्योंकि ABCD के हिसाब से चले तो बीजेपी की बात करते हैं। जैसा हमने पहले आपको बताया था कि बीजेपी में वीरेंद्र रावत जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सूबे की जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं, बहुत बड़े पदों पर रहे हैं और संगठन के वो एक बड़ा चेहरा है। तो उनको भी टिकट का हमने दावेदार बताया था। और चूंकि हम ये मान के चल रहे थे कि शैलेंद्र रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो पूर्व में विधायक रहे, तो वो हो सकता है कि विधायक की उम्मीद को लेकर ही बीजेपी में शामिल हुए होंगे। ये कुछ समय पहले की खबर है, जब तक लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं आया था और जब तक उत्तराखंड की 2 विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम नहीं आया था। आज भी स्थिति लगभग वही है। बीजेपी में अगर दावेदारों की बात करें तो मुख्य दावेदार हमारी नज़र में तो आज भी शैलेंद्र रावत हाई प्रोफाइल लीडर है। उसके बाद वीरेंद्र रावत बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता हैं और पुष्कर सिंह धामी से उनकी नज़दीकी है, ऐसा बताया जाता है। ऐसी खबरें आती रहती है छन छन के। इसके बाद राजगौरव नोडियाल जो काफ़ी लंबे समय से बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं और कोटद्वार विधानसभा के प्रभारी रहे, वो भी एक संभावित दावेदार है। सुमन कोटनाला भी एक ग्राउंड में सक्रिय व्यक्ति है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी दावेदार है। और कांग्रेस में तो फिलहाल अगर बड़े चेहरों की बात करें तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख और निवर्तमान पार्षद गीता नेगी के अलावा रंजना रावत ही दौड़ में नजर आ रहे थे मुख्य तौर पर। अब वो अलग बात है कि कांग्रेस की ओर से विजय रावत सहित कई लोगों ने आवेदन किया है कि वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी में भी स्थिति यही है। कमल नेगी जो निवर्तमान पार्षद है खूनीबढ़ दुर्गापुरी, उन्होंने भी मतलब अपना आवेदन किया हुआ है ऑफिशियली। अब लेकिन स्थितियां कुछ समय पहले तक जो अंदर खाने की बात है, जैसा हम कह रहे थे आपको कि कोटद्वार में जो समीकरण है, अब उस समीकरण की बात ज़्यादा हो रही है, क्योंकि खबरें तो आपको सड़क में चलते चलते मिल ही जाती हैं
और ऐसा नहीं है कि हम भी कोई स्टूडियो है जहाँ से हम खबर चलाते हैं उसके बाद हम अपने घर चले जाते हैं, ऑफिस घर वाली बात है। हम भी घर से खबर दिखाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। क्योंकि हमारा वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटर डाक भी राजनीति का गढ़ है। यहाँ पे वीरेंद्र रावत भी रहते हैं, राजगौरव नोडियाल भी रहते हैं, सौरभ नोडियाल जो पार्षद है वो भी यहीं पर रहते हैं, बहुत सारे नेता यहाँ पर रहते हैं। तो जानकारियाँ जुटानी पड़ती हैं। तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा सक्रिय जो नज़र आ रही हैं वो है रंजना रावत। चाहे मूल निवास भू कानून की बात हो, अंकिता भंडारी की इसकी बात हो, खूनीगढ़ में मकान में गुम्बद का मामला हो, सारे मुद्दों में वो खुलकर सामने आती हैं और खुलकर अपनी बात भी रखती हैं। काफ़ी एक्टिव वो नज़र आ रही हैं। और बहुत सारे लोग, मतलब मैं नहीं, वाकई बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर रंजना रावत को कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट मिलता है तो वो एक मजबूत प्रत्याशी हो सकती हैं। अब उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है इसको लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी अन्य खबरें भी हैं कि कुछ ऐसा है कि कोटद्वार में भी कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि सब एकजुट हों। बहुत सारे गुट यहाँ पर भी हैं, पैरेलल कार्रवाई चलती रहती है, कोई इधर है कोई उधर है। तो एकता तो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसी को उम्मीदवार घोषित किया जाता है उसके बाद वो एकता साबित कर देता है। तो फिलहाल ग्राउंड में रंजना रावत काफ़ी सक्रिय है। सारे जो उम्मीदवार हैं उनको आप कंपेयर करेंगे तो सक्रिय हैं। अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चुनाव जीतेंगी नहीं जीतेंगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। गीता नेगी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं और निवर्तमान पार्षद हैं, वो भी फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय नज़र आती हैं। तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा जो व्यक्तिगत जो रिसर्च है कि जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी हैं, अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगी और दमखम से लड़ेंगी। लेकिन वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जोर फिलहाल ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। तो कांग्रेस में फिलहाल ये दो चेहरे नज़र आ रहे हैं। किसको टिकट मिलेगा इसको लेकर हम भी नहीं कह सकते। बीजेपी में स्थितियाँ बिल्कुल बदली हुई हैं। अब बीजेपी के नेता चाहे कैमरे के सामने कुछ भी ना बोलते हों, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि बीजेपी के जो भी मेयर के प्रत्याशी हैं, कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू था, उनका दौर था। उनके चेहरे पर कोई भी हो, कोई वार्ड मेंबर बन गया, कोई पार्षद बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया। थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं लोकसभा चुनाव के बाद। उत्तराखंड में 2 विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हुई हैं। मतलब आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी के टिकट मिल जाने से आप मेयर बन जाएंगे। तो कोटद्वार में इस तरह की बातें चल रही पब्लिक डोमेन में कि जो समीकरण है वो यहाँ पे किसी ठाकुर कैंडिडेट को टिकट दिया जा सकता है। अब देखिए, हमारा तो चैनल ऐसा है कि हमें तो चुनाव लड़ना नहीं है और न हमें किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। तो जो खबरें हैं वो भी खबरें ही हैं, खबर ही हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी तो पार्टियां जानती होंगी, कैंडिडेट जानते होंगे। तो कोटद्वार में इस तरह की खबरें चल रही है कि यहाँ पे जो समीकरण है, यहाँ पर जो सांसद हैं, यहाँ पर जो विधायक हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो जगह है, मतलब जहाँ पर एक खास जाति के लोगों का इस समय बोलबाला है। तो ये माना जा रहा है कि कोटद्वार विधानसभा में मेयर का जो प्रत्याशी है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से किसी ठाकुर को दिया जा सकता है। तो पहले ही माना जा रहा था कि वीरेंद्र रावत ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार है जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, यमकेश्वर के विधानसभा प्रभारी रहे, यूथ बीजेपी के भी बहुत सारे पदों पर रहे। तो उनका दावा मजबूत है, वो पुष्कर सिंह धामी के करीबी हैं। लेकिन ये बात लोकसभा चुनाव से पहले की है। अब लोकसभा चुनाव होने के बाद, 2 विधानसभा चुनाव होने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब वीरेंद्र रावत हों, सुमन कोटनाला हों, राजगौरव नोडियाल हों, ये अन्य जो उम्मीदवार हैं वो मतलब एक लेवल के हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बीजेपी के अंदर जो इस तरह की बात में विश्वास करते हैं कि अगर ये जो टिकट है इसी आधार पर दिया जाना है तो क्यों ना पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को दे दिया जाए। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत दमदार उम्मीदवार हैं। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को 2007 में हराया। उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और हाई प्रोफाइल नेता है। तो इससे बहुत सारे लोगों के हित जो है हल हो रहे हैं। मतलब जो एक लेवल के लीडर है वो ये चाहते हैं कि अगर कोटद्वार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मेयर का प्रत्याशी जाति के आधार पर ही तय होना है तो क्यों न पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को टिकट दे दिया जाए। उससे क्या है कि इन लोगों का जो बाकी जो नेता है इनका लेवल वहीं रहेगा। और चूंकि शैलेंद्र रावत तो पूर्व विधायक रहे, दमदार है, उनका नेटवर्क है और वो एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, तो वो अगर मेयर बन जाएंगे तो कम से कम इन लोगों में ऊपर नीचे का जो लेवल है खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा इसको कह नहीं सकते। अब बीजेपी के नेताओं के साथ दिक्कत यही है कि वो कोटद्वार के मुद्दों पर कुछ बात कर नहीं सकते। अंकिता भंडारी केस हो, लालडांग मोटर मार्ग हो, कणवाश्रम हो, मेडिकल कॉलेज हो, मालनपुल की देरी हो, क्योंकि वो फिर वो वही चीज़ पार्टी के अगेंस्ट चली जाएगी। तो इन लोगों की, ये लोग डिपेंड है मतलब पार्टी पे, ये लोगों पे डिपेंड नहीं है, मुद्दों पे डिपेंड नहीं है। अब शैलेंद्र रावत क्यों नहीं बनना चाहेंगे मेयर? पूर्व में तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि जो विधायक रहे तो विधायक तो छोटा पद होता है मेयर का। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से 2 चुनाव हुए हैं, जिस तरह से राजनीतिक माहौल देश में चेंज हो रहा है, तो कोई भी राजनीति में अपना भविष्य देख रहा व्यक्ति हो
तो वो मेयर क्यों नहीं बनना चाहेगा, 2027 का इंतज़ार क्यों करना चाहेगा। तो हमारा ये मानना है कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत जी भी मेयर के दावेदार हो सकते हैं, और अगर उन्होंने अपनी दावेदारी ठीक से पेश कर दी तो वो ही बीजेपी से मेयर के दावेदार हो सकते हैं, ऐसा हमारा एक अनुमान है। क्योंकि बीजेपी में किसी को मालूम नहीं कि कब किसको टिकट मिलेगा। तो फिर यही है बात, कोटद्वार में काम कुछ हो नहीं रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि कोटद्वार में वैसे 1 तारीख को भी एक पार्टी का कार्यक्रम है स्थानीय मुद्दों को लेकर, 3 तारीख को पूर्व सैनिक संगठनों का भी एक कार्यक्रम है सरकार के खिलाफ, की कोटद्वार की उपेक्षा हो रही है। हम भी ये मानते हैं कि कोटद्वार की उपेक्षा हो रही है। पिछले 7-8 साल में कोटद्वार में उस तरह का काम हुआ नहीं है जिस तरह के वादे हुए हैं। वर्तमान में जो सांसद भी बने हैं उन्होंने भी कण्वाश्रम को अयोध्या की तर्ज पे विकसित करने का वादा जनता में किया था। और जो भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो भी सरकार के बड़े बड़े मंत्री, अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि आप सांसद नहीं बना रहे हो, कुछ और बना रहे हो। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि कोटद्वार का विकास होगा, और इसीलिए हम चाहते हैं कि कोटद्वार में पूर्व सैनिक हों, महिला कीर्तन मंडलियाँ हों, जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, जो भी मतलब NGO हैं, वो चाहे पत्रकार हों चाहे वकील हों, सब लोग कोटद्वार भाबर के विकास को लेकर ही बात करें। चुनाव के समय आप किसी को भी वोट दें, लेकिन अभी कोटद्वार जो है विकास के मामले में बहुत पीछे है, जबकि यहाँ पे बहुत सारी संभावना है। चलिए फिर उम्मीद करते हैं, देखते रहिए KB न्यूज़, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।